सूर्या कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, रहाणे, इनके बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में इतने बातें हो रहा है क्योंकि उनकी टीम हार रहा है। फिर एक रियान पराग की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रहा है क्योंकि मोस्टली लोग रियान पराग को पसंद नहीं करते। और कौन है जो प्लेयर अच्छे प्लेयर्स है लेकिन बैट से परफॉर्म नहीं कर रहे? अक्षर पटेल, उसके बैटिंग के बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा है क्योंकि टीम डूब चुका है। अक्षर पटेल दिखाई नहीं देता लोगों को। मतलब अक्षर पटेल के बारे में जब अच्छा परफॉर्मेंस करते तब भी लोग बात नहीं करते, जब खराब करते तब भी लोग बात नहीं करते। फिर बचा रह गया दो प्लेयर, एक नेहल वडेरा, एक जितेश शर्मा, जिनका अभी तक बैट से कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा बातें इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनके टीम आराम से जीत रहे, टेबल के टॉप 2 पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रहा है। मेरा प्रॉब्लम इधर नहीं है। जितेश शर्मा पॉडकास्ट में जाके इतने बड़े बड़े बातें करता है, मैं चाहता हूँ, दुआ करता हूँ कोलैप्स हो जाए और मैं टीम को जिता दूँ, मैं लगातार 10 मैच जिता दूंगा, 3-4 मैच किसी और को जीतने दूंगा, लेकिन परफॉर्मेंस है कहाँ पे? जो आप कहते हो उसका कुछ तो लॉजिक होगा ना। अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है कि आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा, फिर आप लंबा खेल के टीम को बचाओगे, तो फिर आपका परफॉर्मेंस कहाँ है? मैं बाकी मैच की तरफ देख भी नहीं रहा हूं जहां पे आरसीबी के बाकी बैट्समैन ने अच्छा किया, उधर जितेश फेल हुआ, मैं देख भी नहीं रहा हूं। 3 मैच पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी हारा है, ठीक है। एक मैच जाने तो हाँ 201 बन गया था आरआर के अगेंस्ट, ठीक है, उधर भी छोटा सा कोलैप्स हुआ था, लेकिन बाकी 2 मैच, एक डीसी के अगेंस्ट दोपहर वाला मैच और कल का मैच, आरसीबी के बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ है। उधर का जितेश का परफॉर्मेंस देखोगे, उसने 20 बनाया 31 बॉल्स खेल के, 64 का उसका स्ट्राइक रेट है। बाकी मैचेस की तरफ मैं देख भी नहीं रहा हूं। 20 रन 31 बॉल पे 64 का स्ट्राइक रेट, बस इडली डोसा चटनी करवा लो उससे, कुछ हो नहीं रहा है। जब T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आया था इंडिया का, 2 प्लेयर्स बाहर हुए थे, एक शुभमन गिल, एक जितेश शर्मा। शुभमन गिल का सबके पास जस्टिफिकेशन था क्यों शुभमन गिल बाहर हुए, संजू सैमसन डिजर्व कर रहा था, ओपनिंग कर रहा था, अच्छा किया था, ईशान किशन का फॉर्म बहुत अच्छा, लेकिन जितेश के लिए सबने खराब फील किया कि जितेश को शायद बाहर होना नहीं चाहिए था, जितेश ने अच्छा ही किया था, कभी कभी गलत हो जाता है। लेकिन अब आईपीएल में आके समझ में आ रहा है कि सिलेक्टर्स ने क्या देख लिया, जितेश को बाहर कर दिया। अब जाके हमें रिजल्ट मिला और मुझे सच में मुझे एक्सपेक्टेशन जितेश से था, तब भी मैंने ये चीज़ कहा था कि जितेश इज अ ग्रेट हिटर ऑफ द बॉल, स्पेशली स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, डाउन द ऑर्डर आके बहुत अच्छा बैटिंग कर सकता है। पिछला आईपीएल बेहतरीन गया और पिछला मैच भी बहुत अच्छा गया था। अब मुझे एक्सपेक्टेशन ये था कि जितेश का ईगो हर्ट हुआ है कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, शायद ये आईपीएल उसका और भी बेहतरीन जाने वाला है, कुछ जवाब देगा। उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है, आरसीबी छोड़ो, उसको सिलेक्टर्स नहीं पूछेगा, जितेश के खुद के लिए खराब है, इंडिविजुअल करियर के लिए खराब है। आप कोई भी प्लेयर ये सोच के नहीं खेलता है कि मुझे सिर्फ आईपीएल तक ही लिमिटेड रहना है। वो तिवाटिया, शाहरुख खान ऐसे प्लेयर्स है, उनको इंडियन टीम में आना ही नहीं, ना कोशिश करते। लेकिन जितेश का गोल्डन चांस था कि अपना ईगो हर्ट हुआ है, इससे बेटर परफॉर्म करूंगा और सिलेक्टर्स को एटलीस्ट मेरे बारे में सिलेक्टर्स डिस्कस तो करे। जितेश सिर्फ आरसीबी का लॉस नहीं कर रहा है, वो खुद का लॉस कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। और धीरे धीरे इसकी कीपिंग स्किल्स में भी आपको रिजल्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जितेश इज अ ग्रेट कीपर, आउटस्टैंडिंग कीपिंग कर रहा है। कल देखो इजी कैच छोड़ा है, रिव्यूज गलत ले रहा है, दूर का बॉल, कल कोलैप्स हुआ भी नहीं था। कल जब रजत पाटीदार आउट हुआ था, आरसीबी का रन रेट 10.5 था, 7.3 ओवर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरा ओवर बचा था, 13 ओवर 12 ओवर बचा था। आराम से टाइम लेके जितेश कभी भी खुद को एक्सेलरेट करके इनिंग्स को एक्सेलरेट कर सकता है, टाइम ही नहीं ले रहा है। दूर का बॉल ड्राइव कर गया और सिर्फ पॉडकास्ट में आके बातें क्यों करते लोग ऐसा, मुझे यही समझ में नहीं आता है। मैं जितेश के लिए भलाई, मैं खुद कल कहा था कि अगर मैं रजत पाटीदार हूं और अगर आरसीबी को एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, मैं नंबर 4 पे खुद को डिमोट करके मैं जितेश को भेजूंगा ताकि उसको गेम टाइम मिले। कल तो जितेश को खुद से गेम टाइम मिला था, फिर भी कुछ करने, वो टाइम खुद को दे ही नहीं रहा है, कुछ सीरियसनेस मुझे नजर आ नहीं रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज में। कल शायद फील्डिंग के टाइम पे रजत ने उसको 2-3 गाली भी दिया, जितना मुझे समझ में आया है, क्योंकि रिव्यूज इतना गलत वो ले रहा था, ठीक है। तो जितेश को मैं और क्या बोलूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा आप अगर आप देखोगे, क्योंकि इनके पास इंडियन विकेट कीपर नहीं है बैकअप पे पूरे स्क्वाड में, ठीक है, ये एक लग्जरी जितेश को मिल गया कि वो ड्रॉप हो नहीं सकता। दूसरा चीज़, फिल सॉल्ट विकेट कीपिंग कर सकता है, लेकिन फिर वेंकटेश अय्यर को मिडिल पे आना पड़ेगा। ये कब होगा? अगर प्ले ऑफ तक क्वालिफाई हो गया आरसीबी, उसके बाद भी जितेश का कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, शायद जाके क्वालिफायर फाइनल जिस पे एक हो सकता है कि फिल सॉल्ट कीपिंग कर, लेकिन इस पर भी एक डाउट है। फिल सॉल्ट स्पिनर्स के लिए एक अच्छा कीपर नहीं है, ठीक है। दूसरा, जॉर्डन कॉक्स है उनके पास, वो बैटिंग बहुत अच्छा करता है, लेकिन फिर कितने सारे आप ओवरसीज प्लेयर्स खिला लोगे? जो जितेश के पास एक लग्जरी हो गया कि उसको ड्रॉप कर ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है, कोई इंडियन अच्छा कीपर है ही नहीं, तो कर रहे अपनी मनमर्जी से, परफॉर्मेंस कुछ नहीं। फिर भी मैं चाहूँगा खुद को टाइम दो, थोड़ा सीरियस हो जाओ, पॉडकास्ट में जाना बंद करो और अच्छे से क्रिकेट खेलो। अब मैच पे आते हैं। हमने कल प्रीव्यू पे एक चीज़ कहा था कि
गुजरात मोस्टली क्या करते हैं, एक फ्लैट पिच चुन लेता है, जो आपने पहले भी देखा होगा। अगर कोई वीक बैटिंग यूनिट आ रहा है जिनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि पावर हिटिंग कर सकता है, उनके अगेंस्ट फ्लैट पिच चुन लेता है। जैसे कि CSK के अगेंस्ट 2024 वाला पिच हो जाए, मोस्टली यही करते हैं। और जब एक अच्छा बैटिंग यूनिट आता है जिनके पास पावर है हिट करने का, तो ये लोग ब्लैक सॉइल पिच चुन लेते हैं। जब 160 150 वाला पिच है, जैसे कि मुंबई आ गया, मान लो ब्लैक सॉइल पिच चुन लिया, कि उनके बॉलर्स पहले से विकेट ले ले, फिर उनके एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन मैंने कल कहा था कि गुजरात ऐसा प्लान कर रहा है, शायद वो लोग ब्लैक सॉइल पिच ही चुनते हैं RCB के लिए। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि RCB और DC वाले मैच पे RCB के बॉलर्स ने क्या किया, तो ये लोग रिस्क नहीं ले रहे थे, इन्होंने मिक्स सॉइल पिच बनाए जहां पे 180 190 200 भी बहुत बड़ा स्कोर है, और ये GT के कंफर्ट जोन पे आ जाता है। अगर मान लो RCB कल 190 भी बना लेता, GT गेम पे होता, जीतता कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन फिर 2-3 बैट्समैन में से 2 लंबा खेल जाता, आप गेम पे होते। एनीथिंग बियॉन्ड 210 215 वो GT के बाहर है। तो GT ने एक ऐसा पेज बनाया जहां पे 180 190 गुड स्कोर है, ना बहुत ज्यादा नीचे कि ये खुद फंस जाए RCB की बॉलिंग के सामने, ना बहुत ज्यादा कि RCB बैटिंग इनको हरा दे। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, दोनों टीम का प्लेइंग 12 सेम था। विराट कोहली आता है जेकब बेथल के साथ ओपनिंग करने। जो राबाडा का पहला ओवर था और इनिंग्स का दूसरा ओवर, उसमें विराट कोहली 5 चौका लगातार मारता है, और आपको देख के लग सकता होगा कि मतलब एफर्टलेस शॉट्स था। लेकिन जो 4th बाउंड्री था वो मेरा फेवरेट शॉट था कल के दिन विराट कोहली के बैट से। क्यों? बैकफुट पे जाके बैट का फेस ओपन करके बैकवर्ड पॉइंट की दिशा पे चौका मारा है विराट कोहली ने। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा पे कट नहीं किया, बैट का फेस ओपन करके ड्राइव किया। इट वाज ब्यूटीफुल। मैं फिर वही सवाल है कि अगर ये शॉट पहले लेके आते ना, तो आपको टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना नहीं पड़ता, शायद आप इंग्लैंड टूर में होते और आप तक शायद टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन आपका हो भी जाता। अब जो BGT के बाद एक संजय बंगर के साथ विराट कोहली का आया था प्रैक्टिस सेशन का वीडियो, शायद DY पटेल का था, वो पता नहीं कहाँ, अलीगढ़ का था शायद। वहाँ पे कौन से बॉल पे कौन सा शॉट विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहा था, यही शॉट प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, तो बहुत लेट हो गया विराट कोहली, कोई बात नहीं, ODI में काम आएगा, साउथ अफ्रीका में खेलेगा तो काम आएगा, जहाँ पे बॉल थोड़ा हार्ड लेंथ पे रहता है। लेकिन बेहतरीन शॉट था वो, जो शॉट था मतलब विराट कोहली के बैट से तो बेहतरीन शॉट था। ठीक है, उसके बाद सिराज आता है दूसरा ओवर लेके, जहाँ पे डाउन द ग्राउंड आके छक्का मारता है, वो मेरे लिए मतलब कॉमन है। पिछले साल से विराट कोहली कर रहे हैं, पेसर्स को आके कदमों के छक्का मार रहे हैं, आपको याद ही होगा, पिछले साल से ही कर रहे हैं। फिर रबाडा का दूसरा ओवर आता है, मैच का चौथा ओवर। ठीक है, अब आपको उर्विल पटेल वाला डिसमिसल याद होगा, GT वर्सेस CSK जो लास्ट मैच था, और मैंने बात भी किया था। उर्विल पटेल आता है, पहला ही बॉल कदमों का इस्तेमाल करके एक लेंथ बॉल को चौका मारता है कवर के एरिया पे, एक्स्ट्रा कवर के एरिया पे, ब्यूटीफुल शॉट था। अगले ही बॉल उर्विल पटेल क्या करते हैं, एक प्री मेडिटेटेड शॉट खेलता है, अल्ट्रा एग्रेसर बन के जाता है। आपको क्या लगता है रबाडा कौन से टाइप का बॉलर है? जितना भी खराब फॉर्म में जा रहा था वो अभी अच्छा फॉर्म में भी आ गया है। वो जब फूकता है, हाँ जब फूकता है होटल में बैठ के, वो क्या सोचता होगा? वो ऐसे रबाडा से आलतू फालतू बॉलर तो है नहीं, वो उसके दिमाग में ये सब चलता रहा, फूक के सोचता होगा अरे डाल दूंगा, 2-3 बॉल सामने डाल के एक लेंथ खींच लूंगा, बॉडी लेंथ पे डाल दूंगा, 150 का स्पीड में आराम से टच करूँ, ये सब सोच का था होगा ना। ये पिक्चर देखो, पहली विराट कोहली जगह पे खड़ा है, रबाडा ने अभी तक बॉल रिलीज नहीं किया, फर्स्ट पिक्चर है। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो विराट कोहली बॉडी वेट सामने की तरफ आ रहा है, बॉल अभी भी रबाडा के हाथ में है, मतलब विराट कोहली के दिमाग में ऑलरेडी आ गया है, जैसे सिराज को कदमों का इस्तेमाल करके मारा है, ऐसे ही रबाडा को कदमों का इस्तेमाल करके मारूंगा। अभी तक विराट कोहली को बॉल का लेंथ पता नहीं हुआ है, बॉल सिर्फ रबाडा के हाथ से रिलीज हुआ है, और विराट कोहली का अगर आप बैकफुट देखो, टो ऊपर है, मतलब वो ऑलरेडी कूद चुका है। प्री मेडिटेटेड शॉट था, और मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि रबाडा का बॉल अच्छा था, उतना खास बॉल नहीं था, अच्छा था। सबको पता है रबाडा लेंथ खींचेगा, विराट कोहली के लिए लेंथ खींचेगा। मुझे था कि विराट कोहली को पता है GT ने 180 190 वाला पिच बनाया है। ठीक है, विराट कोहली को पहले ओवर पे 20 मिल गया, अपने कंफर्ट जोन पे खेल गया, बहुत अच्छा बैटिंग किया। फिर सिराज को एक एग्रेसिव तरह से छक्का मारा, ब्यूटीफुल। आप 200 के ऊपर के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहे हो, ब्यूटीफुल। आपको पता है ये 220 230 वाला पिच नहीं है, और शायद आप इस टीम का मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन हो ऐसे ट्रू पिच पे। विराट कोई बच्चा नहीं, अगर देवदत्त पडिक्कल शॉट खेलता, रजत पाटीदार शॉट खेलता, मैं मान भी सकता था। विराट कोहली के लिए ये पिच एसेस करना इट्स लाइक मतलब ब्रेड एंड बटर हो सकता है विराट कोहली के लिए चीज, है ना, केक वॉक। कि मुझे पता है 180 का पिच है, ज्यादा से ज्यादा 195, 15 रन एक्स्ट्रा पार स्कोर से बना दूंगा मैं। चलो 200 बनाने के लिए भी इतना एग्रेसिव बनना नहीं पड़ता कि रबाडा के सामने आप प्री मेडिटेटेड कदमों का इस्तेमाल करने लग जाओ। ठीक है, तो मैं इसलिए विराट कोहली से डिसअपॉइंटेड हूं कल के दिन। शायद ही वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन इस पिच के हिसाब से। अगर कोई और टीम होता, ओपोनेंट पंजाब होता सेम पिच पे, तो फिर भी मैं जस्टिफाई कर सकता था कि नहीं, पंजाब के पास एक ऐसा बैटिंग यूनिट है जो शायद 200 भी चेस कर दे इस पिच पे, 220 भी कर दे, तो आपको पार स्कोर से 20-30 रन ज्यादा बनाना पड़ता। लेकिन GT के सामने आपको ये करना नहीं चाहिए था।
मेरे हिसाब से रबाडा का बॉल अच्छा है, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम रबाडा, लेकिन विराट कोहली का गलती था कि पहले प्री मेडिटेटेड वो शॉट खेल गया। रोक के खेलता ना, शायद दिमाग में चल रहा था कि पावर प्ले का पूरा फायदा उठा लूँ, उसके बाद बॉल स्लो होगा तो इतना आसान होगा नहीं इस पिच पे मारना। फिर भी ठीक है, रन रेट बहुत अच्छा चल रहा था आपका, आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। और रबाडा के अगेंस्ट, ऐसे बॉलर्स के अगेंस्ट ना आप प्री मेडिटेटेड शॉट खेलना आप एक्सपेक्ट करोगे ना ही खेलो। जिस हार्ड लेंथ से वो बॉल डालता है हिजेलवुड, रबाडा हो जाए ठक ठक करके आकर बैट पे लगता है, आप प्री मेडिटेड शॉट खेलोगे ना, लक ही होगा कि आउट ऑफ एज लग के कीपर के पीछे छक्का हो जाए, चौका हो जाए, वरना सामने की तरफ पुल बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। रोहित शर्मा ना कर पाए, ठीक है, इस लेंथ से रबाडा का बॉल आ रहा था, ठीक है। तो इधर में विराट कोहली के लिए थोड़ा सा अपसेट था उनके उस शॉट पे, क्योंकि प्री मेडिटेड खेल गया, ठीक है। जगह पे खड़े होके अगर पुल करते आउट हो जाता तो और एक बात था, इनसाइड एज आउटसाइड एज में एलबीडब्ल्यू बोल्ड जो भी हो जाता, कैच आउट हो जाता तो अलग बात था, लेकिन वो शॉट विराट कोहली को खेलना चाहिए था। कल अगर आरसीबी को जीतना था तो विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, इन तीन में से कम 2 बैट्समैन को थोड़ा लंबा खेलना चाहिए था ये मैच, और 20-25 रन आरसीबी को चाहिए था। जितना उन्होंने बनाया ना 155-150, उससे और 20-25 रन बनाते तो मैच आरसीबी आराम से बना सकते थे। 175 बना के भी ऑलमोस्ट दिल्ली को हरा दिया था, एक बॉलर शॉट था, ठीक है। दूसरा चीज़, जिस बॉल पे सिराज ने आउट किया बेथल को, लगता है कि बहुत ही सॉफ्ट बॉल है, बहुत ही ऐसे डाल दिया, बेथल ने लूज शॉट खेल दिया। ये सिराज का स्ट्रेंथ है। अगर आपको आरसीबी वर्सेस जीटी पहला मैच चिन्नास्वामी में याद है इस साल का, विराट कोहली को सेम लाइन और सेम लेंथ पे सेम बॉल डाल के सेम फील्डर के पास विराट कोहली को आउट कर दिया था। तब वो डिफरेंस ये था, फील्डर था वॉशिंगटन सुंदर जिसने इजी कैच छोड़ दिया, कल फील्डर था राशिद खान और बैट्समैन था लेफ्टी बैट्समैन, ठीक है। और सिराज इस बॉल पे बहुत सारे बैट्समैन को आउट करते, वो उसके पास वो टैलेंट है, ये शॉट वो जनरेट करवा लेता है बैट्समैन से। ट्रेविस हेड को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीजीटी में 2 बार शायद आउट, एक बार आउट कर, एक बार शायद किसी ने कैच ड्रॉप किया था, जसफल ने या किसी ने, रेड्डी ने कैच ड्रॉप किया था, लेकिन फंसाता है सिराज इस बॉल पर, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ रजत पाटीदार पे। अब रजत पाटीदार का कैच आउट है कि नहीं, होल्डर ने, एफर्ट तो बेहतरीन था होल्डर का, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल है, हमेशा ऐसा डिसीजंस 50-50 रहता है, आपको समझना चाहिए। कभी बैट्समैन की फेवर पे जाएगा, कभी फील्डिंग टीम की फेवर पे जाएगा। ये हम, आप और मैं कोई भी प्रूव कर ही नहीं सकते ये आउट है कि नहीं। कोई बोलेगा आउट है, 100% आउट है, कोई बोलेगा 100% नॉट आउट है, ठीक है। इस पर मैं बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि अंपायर ने आउट दे दिया। क्यों मुझे बुरा नहीं लगा, ये पिक्चर देखो, ये है 5.2 ओवर। आपको लग रहा होगा इसी बॉल पे सेम शॉट खेलते रजत आउट हुआ है, लेकिन ये विकेट वाला बॉल नहीं थे, रबाडा का ओवर था, 3rd ओवर था रबाडा का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रबाडा का 3rd ओवर था। रजत तब भी फंस गया था इस बॉल पे, शॉर्ट बॉल पर सेम शॉट था, और वो कैच गया था टॉप एज लग के 3rd मैन पे, जहां पे सिराज थोड़ा दूर रह गया, थोड़ा वाइड खड़ा होता, फाइन खड़ा होता, थोड़ा सा फाइन, तो हाथ पे जाके गिरता, ठीक है। उसके बाद अरशद खान आता है, सेम बॉल डालता है, सेम रहेगा, थोड़ा पेस और कम, रजत पाटीदार फिर से कंट्रोल में नहीं था। अगर 10 बॉल के अंदर एक बैट्समैन बार बार सेम लाइन और लेंथ की बॉल पे इतना गंदे तरीके से कंट्रोल खो रहा है, तो अगर उसका अंपायर आउट दे भी दे, आउट ना भी था, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रजत पाटीदार वॉज नॉट लुकिंग गुड इन दिस लेंथ, शॉर्ट लेंथ पे तो मुझे बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा था 10.5 का रन रेट था आरसीबी का, तब भी जितेश अपना टाइम पूरे तरीके से ले सकता था, पूरे तरीके से। एक गलत शॉट खेल के कोलैप्स उसने स्टार्ट किया, फिर टीम डेविड का कैच भी जेसन होल्डर देखने में लगता कि इजी कैच था, लेकिन बहुत अच्छा कैच था, वो भी टाइमिंग अच्छा था टीम डेविड का। देवदत्त पडिक्कल 1 सेकंड, मुझे सिर्फ उसका विकेट थोड़ा अनलकी लगा कि इंसरेज लग के पैड पे लगे स्टंप पे चला गया, लेकिन ठीक है, वो अच्छा करके गए, वो हमेशा अच्छा कर रहे हैं, लगातार बैक टू बैक अच्छा कर रहे हैं। वो भी एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन था कल के दिन, शायद वो एंड तक खेल रहा है और 20-25 रन बना के चला जाता। 3 बैट्समैन इंपॉर्टेंट था जो ऐसे पेस पर अच्छा कर सकता है, उसमें से 2 बैट्समैन तो बहुत ही गलत शॉट खेला, एक रजत पाटीदार और एक विराट कोहली, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जेसन होल्डर, ठीक है, आपको पता है, सबको जिसने भी क्रिकेट देखा कि पिछले 7-8 महीने में जेसन होल्डर ने कोई भी लीग क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या किया है बैटर बॉल के साथ, सबको पता है। उसके बाद ही गुजरात ने 7 करोड़ खर्च किया। मेरा क्वेश्चन पहले भी ये था, आज भी ये है कि क्यों आपने पहले 5-6 मैच पे जेसन होल्डर को नहीं खिलाया। ये जवाब चाहिए मुझे यार, कोई तो पूछो। आप बोल रहे हो होल्डर इस टीम में बहुत अच्छा फिट बैठता है, पार्थिव पटेल कह रहे हैं वो फील्ड कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग कर सकता है, हर जगह रहता है, बॉलिंग का भी जो लेंथ है वो हमारे गेम को सूट करता है, तो इतने दिन क्यों नहीं खिलाए, क्या प्रॉब्लम था। जेसन होल्डर कोई अनकेप्ड प्लेयर तो है नहीं कि आपको पता ही नहीं था क्या कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत अनकेप्ड प्लेयर होता है, इनको पता नहीं है कि क्या स्ट्रेंथ लेके आते हैं। जेसन होल्डर को पूरा दुनिया पहले भी देख चुका है और इस सीजन तो सबने देखा है क्या कर सकता है। तो आपने इतना टाइम लेके ना खुद का लॉस किया, ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। दूसरा एक चीज़, बहुत लोग कह सकते हैं, जो कह रहे हैं कि रबाडा पहले ओवर में 22 खा गया, फिर भी दूसरा ओवर रबाडा को दिया गया, क्या देना नहीं चाहिए था? क्या गिल ने बहुत अच्छा कैप्टनसी कर दिया? ये मैं गिल के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, क्वेश्चन सब उठा रहा है कि गिल ने बहुत अच्छा कैप्टनसी किया, रबाडा को दूसरा ओवर देकर, शायद कोई और कैप्टन होता रबाडा को दूसरा ओवर नहीं देता। क्यों नहीं देता मुझे बताओ। इस आईपीएल में पावर प्ले में सबसे 2 विकेट किसने लिया?
शायद जोफ्रा आर्चर, भुवनेश्वर कुमार, रबाडा, ये तीन ही है। मैंने एक्जैक्टली स्टेट्स चेक नहीं किया, लेकिन ये तीन ही है जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए। शायद रबाडा ने 9 या 10 विकेट लिया है और जोफ्रा भी 9-10 के आसपास ही है, और भुवी भी शायद उसके आसपास ही होगा। ठीक है, पहला चीज़ आपके पावर प्ले का हाईएस्ट विकेट टेकर, वो अगर एक ओवर करके निकल जाएगा कैसे रहेगा। दूसरा, आपके पास बाकी बॉलर्स कौन है पावर प्ले में डालने के लिए? जेसन होल्डर शॉट ऑफ द गुड लाइन डालता है, ठीक है, चलो एक ओवर होल्डर डाल देगा पावर प्ले में। अरशद खान पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करता है, तो रबाडा ही करेगा। और हम पहले से भी बात कर रहे थे कि दोनों टीम का पावर प्ले बॉलिंग इनका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है। हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार उस तरफ से, इस तरफ से रबाडा और सिराज। और रबाडा ने सीएसके की एंगेज में पहला ओवर खराब डाला था, तो फिर भी रबाडा 3 ओवर डाला। और हर मैच पे सिराज एक एंड से अच्छा कर रहे हैं, रबाडा दूसरे एंड से आके एक ओवर खराब डालते हैं, फिर उसको खराब बॉल पे भी विकेट मिला। हमने देखा जो प्रेशर सिराज क्रिएट करते हैं उसका भी रिजल्ट रबाडा को मिला है। तो और जीटी एक ऐसा टीम है, अगर आप सोच के देखो, वो उनका जो प्लान ए है वो पेपर में लिख के लाता है कि ये बॉलर्स का एंट्री पॉइंट ये है, ये बैटिंग का एंट्री पॉइंट ये है, और उसी प्लान के साथ वो जाता है। अगर उनका कंफर्ट जोन में आ गया गेम तो उस प्लान ए से हटेगा ही नहीं। तो शुभमन गिल, नेहरा जो भी है, ऑब्वियस नेहरा का इन्फ्लुएंस रहता है, वो उधर ये लोग प्लान ए से हटेगा ही नहीं जो वो लिख के लाए, क्योंकि एक विकेट गिर गया था बेथल का तब तक, हाँ गिर गया था शायद, और क्यों हटेगा। दूसरा चीज, रबाडा आपका बेस्ट पावर प्ले बॉलर रहा है सीजन, सबसे ज्यादा विकेट लिया, आप इसको क्यों हटाओगे? फिर भी ठीक है, गिल अगर ऐसा सोचा भी नहीं है, हो सकता है कि और कैप्टन खराब कैप्टन होता सोचता कि नहीं एक ओवर खराब किया, रबाडा को हटा देता हूं, तो हटा देता। तो इधर थोड़ा सा क्रेडिट गिल को जाना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं। मुझे लगता है कि ये प्लान के मुताबिक था। रबाडा हमेशा जितना भी खराब करे कम से कम 2 ओवर बैक टू बैक तो डालेगा ही डालेगा इस आईपीएल में, जिस फॉर्म पे रबाडा अभी चल रहा है। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग्स पे मैं कुछ बुला नहीं हूँ। हाँ, आया था कौन, वेंकटेश अय्यर एज एन इम्पैक्ट, किसको हटा के? जेकब बेथल। ये मेरे समझ से बाहर था। आपके पास वेंकटेश अय्यर का आना, इसका मतलब है एक बॉलर ऑलरेडी आप शॉर्ट हो। जेकब बेथल जो मुझे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करके दे सकता है, चलो पिच ऐसा नहीं है, कंडीशन, फिर भी एक बॉलिंग ऑप्शन मेरे पास है, उसको हटा के मैं क्यों कोई बैट्समैन को लाऊंगा? आप किसी और को, आप देवदत्त पडिक्कल को हटा सकते हैं, आप किसी और को सब्स्टिट्यूट करके वेंकटेश अय्यर को ला सकते थे। वेंकटेश अय्यर जब आया, जेकब बेथल को सब्स्टिट्यूट कर दे, विराट कोहली को कर देते, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो बॉलिंग थोड़ी करेगा, और इतना भी एनर्जी लेके नहीं आएगा कि आप गाली देके थ्रो करके आप मैच जीत जाओगे। नथिंग अगेंस्ट विराट कोहली एनीवन, लेकिन जेकब बेथल का होना मेरे हिसाब से जरूरी था, क्योंकि मतलब कुछ अगर मैच थोड़ा फंस जाता, अब एक बॉलर शॉट था, अगर इधर स्पिन होने लगता तो आप क्या करते? तो एक बॉलिंग ऑप्शन को तो अब बिल्कुल ऐसा नहीं कि जेकब बेथल बहुत ही गंदा बॉलर है, तो जेकब बेथल को क्यों सब्स्टिट्यूट किया वो मेरे समझ से बाहर था। वेंकटेश अय्यर का आना सही था, लेकिन जब वेंकटेश अय्यर आया उससे बेटर बैटिंग भुवनेश्वर कुमार कर था। भुवनेश्वर कुमार ने एक बैक फुट पे पंच कर चौका मारा, क्या गैप ढूंढा है, उधर पॉइंट पे खड़ा था फील्डर, वो दौड़ के क्रॉस नहीं कर पाया बॉल को। ठीक है, ब्यूटीफुल शॉट था भुवनेश्वर कुमार, कि आज की क्या सॉफ्ट हैंड से डिफेंस करता है भुवनेश्वर कुमार, सब हार्ड हैंड से डिफेंस करते हैं, भुवनेश्वर कुमार सॉफ्ट हैंड से डिफेंस करता है। अगर आपने देखा होगा, बेहतरीन प्लेयर है भुवनेश्वर कुमार। और इससे ज़्यादा बैटिंग पे मैं कुछ ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा, सबने अच्छा किया। माना सोचा का तो बॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं था, 20-25 रन शॉट था, इससे ज़्यादा शॉट था नहीं, 190-200 वाला पिच भी मुझे लगा नहीं था। ठीक है, अब अगर आरसीबी को मैच जीतना था, उसका मतलब है भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड को पावर प्ले में कम से कम 2 विकेट और टॉप 3 को 7 ओवर के अंदर, जैसे हमने प्रीव्यू पे कहा था, आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि शुभमन गिल ने देख लिया कि विराट कोहली, किंग कोहली ने उनके टीम के, उनके स्मोकिंग पार्टनर को एक ओवर में इतना मारा, तो शुभमन गिल ने भी सोच के आया कि मैं भी आपके टीम के बेस्ट बॉलर को मारूंगा। ये एक रीजन है। दूसरा, कल मैंने, भगवान ने देख लिया, मैं जब जब किसी की बारे में तारीफ करता हूँ उसका अगले दिन फट जाता है। मैंने बुमराह को हेजलवुड के साथ कंपेयर कर दिया था, और कल ही हेजलवुड को शुभमन गिल ने पहली ओवर पे कितना 24 मार दिया था, और शायद 4 ओवर पे कितना 56 रन दिया, जहाँ पे एक ओवर में 19 रन बटलर ने भी मारा था। ठीक है, तो ठीक है, मुझे थोड़ा हम्बल होने का टाइम आ गया है मुझे लगता है, और मैं तारीफ ना करूँ वही बेटर है। ठीक है, आगे जाकर जब बात करूँगा और एक प्लेयर का, मैंने इतना तारीफ कर दिया, थोड़ा डर मुझे लग रहा है आज के मैच पे क्या होगा। लेकिन गिल ने बेहतरीन स्टार्ट दिया, पावर प्ले में कोशिश किया, पूरी तरह से कोशिश की कि मैच को एक तरफा कर दूं। सबको पता था कि बॉल थोड़ा स्लो हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, इतना आसान होगा नहीं। एक मौका बनाया था हेजलवुड ने, बटलर को एक ही रन पे आउट कर दिया था, लेकिन ईजी कैच छोड़ दिया है। जितेश का फॉर्म में आना आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में कह रहा हूँ। उसका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो अभी थोड़ा कीपिंग में, रिव्यू के डिसीजंस में थोड़ा सा इंपैक्ट डालने लगेगा। ठीक है, तो उसका फॉर्म में आना ज़रूरी है। उसके बाद जब तक जॉस बटलर आउट हो, तब तक 92 रन बना चुके थे 7.3 ओवर में, है ना, इजी आराम से मैच होना चाहिए था। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और शाहरुख खान, ये लोग रोज सरप्राइज कर रहे थे कि हारने के तरीके, मैच को मतलब थ्रिलर बनने के तरीके वो लोग ढूंढ ही लेते कैसे ना कैसे करके। कोशिश तो बहुत की दोनों ने, सबने एटलीस्ट कोशिश, थोड़ा बहुत कोशिश किया है कि हार जाए मैच जीटीबी। ठीक है, लेकिन तिवाटे द फिनिशर, उसने कहा नहीं, आज मौका नहीं दूंगा। उसने अच्छा खेला और 158 के स्ट्राइक से 27 रन बना दिया। ठीक है,
रजत पाटीदार ने मैच के बाद कहा है कि एक पॉजिटिविटी यही है इस मैच से कि हम एटलीस्ट 16 ओवर तक मैच को खींच पाए। और क्यों नहीं खींच पाओगे, जब तक इनकी मिडल ऑर्डर का हाल ये है तो आप खींच पाओगे। ठीक है, जीटी का ऐसा ही है कि अगर उनको कंफर्ट जोन पर आप खेल जाओगे तो ऐसा एक टीम लगता है कि सबसे बैलेंस टीम वही लगता है कि इनकी कंफर्ट जोन पे जब मैच आ जाता है। लेकिन बहुत कुछ पे जीटी को अभी भी काम करना पड़ेगा। वो मुझे सच दिल से कह रहा हूँ मैं, मुझे ट्रॉफी उठाने वाला टीम अभी भी नहीं लग रहा है। ठीक है, वो कितना रेस्पॉन्सिबल शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन उठा लेगा। ठीक है, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, साई सुदर्शन का विकेट। मैं रोज़ जब आरसीबी का मैच होता है, जब नहीं भी हुआ है, जब कोई टीम में एक स्विंग बॉलर खेलता है, मुकेश हो, आकिब नबी हो, कोई भी, प्रफुल्ल हिंगे हो, मैं हमेशा भुवनेश्वर कुमार का एग्जांपल लेता हूँ। आज भी थोड़ा भुवनेश्वर कुमार के बारे में बात करना पड़ेगा। इस उम्र पे भुवनेश्वर कुमार जो कर रहा है मेरे लिए सरप्राइजिंग इसलिए पता है क्योंकि T20 के जो पिचेस है, बुमराह के लिए भी हम अभी भी कह रहे हैं कि फ्लैट पिच से इसलिए शायद अच्छा नहीं कर रहा है। भुवनेश्वर कुमार को भी चिन्नास्वामी में वो खेल रहा है और भी फ्लैट पिच पे जाकर खेला है वो इस साल भी। ठीक है, बात ये है भुवनेश्वर कुमार देख के मुझे ऐसा लगता है, लग रहा था कि ठीक है जहाँ पे स्विंग मिलेगा अच्छा करेगा, जहाँ पे स्विंग नहीं मिलेगा डिफेंसिव बॉलिंग करके बच जाएगा। भुवनेश्वर कुमार वो बॉलर नहीं है 4 ओवर पे 60 खाले 50 खाले, शायद 39 40 41 देके बच जाएगा जहाँ पे स्विंग भी नहीं मिल रहा। लेकिन इस सीजन भुवनेश्वर कुमार ने जो किया है ना, आउटस्टैंडिंग। में सबको कहता हूँ सीखना चाहिए, स्पेशली जो पहला वाला मैच था एसआरएच के अगेंस्ट, जहाँ पे भुवनेश्वर कुमार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके सिर्फ हार्ड लेंथ का बॉल एसआरएच के बैट्समैन को डाल रहा था। वो मेरे लिए हाईलाइट था इस सीजन का, जो पहले मैच पे भुवनेश्वर कुमार दिखा दिया कि बाकी सीजन उनका कैसा जाएगा। लेकिन जो साई सुदर्शन वाला बॉल था, वो पिक्चर आपको एक बार इसलिए देखना चाहिए। एक बहुत बड़ा मैसेज साई सुदर्शन ने भेजा है। किसके लिए मैसेज भेजा है? सिलेक्टर्स के लिए। कि मैसेज क्या है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट के लिए कंसिडर मत करो, मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी भी रेडी नहीं हूं। अगर इस बॉल पे मेरा बैट ऐसे अंदर होके आ रहा है, एक्रॉस आ रहा है, ऑलमोस्ट एक्रॉस चला गया बैट, तो फिर किस हिसाब से मुझे मेरा टेस्ट टीम में जगह बनता है? साई सुदर्शन मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेयर रहा है, पहले भी बहुत टैलेंटेड है। कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, शाहरुख खान, साई सुदर्शन को, इनको मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखा है बहुत क्लोजली। मेरे एक दोस्त का जो ज़्यादा मैं पर्सनल पता करना नहीं चाहूँगा, उनको ट्रेन किया है। ठीक है, मैं जानता हूँ साई सुदर्शन को। द प्रॉब्लम इज उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उतना इंप्रेसिव क्रिकेट अभी तक खेला नहीं है। आप आईपीएल के बेसिस पे, मेरा यही रिक्वेस्ट है सिलेक्टर से, आईपीएल के बेसिस पे आप टेस्ट क्रिकेट का टीम चूज नहीं कर सकते हो। देख के अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्लेयर है, फ्यूचर में जाके इंडिया के लिए बहुत अच्छा करेगा, मैं श्योर हूँ सुदर्शन। लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि टफ कंडीशन पे साई सुदर्शन टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी भी तैयार नहीं है। बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसको खेलना पड़ेगा, इसलिए वो विकेट जहाँ मतलब साई सुदर्शन का पोस्चर देखना लायक था। ठीक है, इस मैच पे उतना ही, आराम से बाद में तो ऐसे मतलब जीटी जीत चुका है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जीटी अपने होम कंडीशन का बहुत अच्छे तरीके से एडवांटेज लेता है। उनको उनका स्ट्रेंथ पता है, वीकनेस पता है, उस हिसाब से होम कंडीशन का बहुत अच्छा एडवांटेज लेता है। और अगर बाहर जाके वो कोई भी मैच जीतता है, उनके लिए बोनस है जीटी का। और हो सकता है ऐसा करके लोग क्वालिफाई भी कर जाएंगे। और सीएसके को इससे सीखना चाहिए। सीएसके का कैप्टन क्या बोलता है लास्ट मैच पे कि हमें पता ही नहीं था पिच कैसे खेलेगा, आई वॉज नॉट एबल टू एसेस द पिच। और इधर जीटी को देखो, है ना, चाहे तो ब्लैक सोइल वाला पिच भी आरसीबी को दे सकता था, चाहे तो फ्लैट पिच भी आरसीबी को दे सकता था, मिडिल वाला पिच ब्लैक मिक्स सोइल पिच दिया आरसीबी को। उनका स्ट्रेंथ, आरसीबी को वीकनेस, जीटी का स्ट्रेंथ सब मिला के एक ऐसा पिच बनाया और अब बेहतरीन तरीके से खेला है क्रिकेट। तो थोड़ा बहुत सीएसके, थोड़ा बहुत दिल्ली कैपिटल्स को भी सीखना चाहिए कि होम कंडीशन का एडवांटेज कैसा लेना है। और होम कंडीशन का एडवांटेज तो पता नहीं दिल्ली क्या सीखा है, वो आज पता लगेगा। एक मैच है आरआर के साथ गुवाहाटी में, जहाँ पे रन हो रहा है इस साल गुवाहाटी में। ठीक है, उतना ज़्यादा रन पहले था नहीं, थोड़ा बहुत बॉल फंसता था बीच में, जहाँ पे चाहल और अश्विन अच्छा कर रहा था। इस बार जो एक मैच हुआ है एसआरएच के अगेंस्ट, लग नहीं रहा है कि बॉल कहीं भी फंस रहा है। ठीक है, तो दिल्ली के लिए मुझे तो थोड़ा मतलब अभी तो दया आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या करेगा दिल्ली? मुझे नहीं लगता इन पे थोड़ा बहुत हिम्मत भी है। टॉस जीत के पहले बैटिंग करे तो पहले फील्डिंग करना चाहेगा, और आरआर भी चाहेगा पहले फील्डिंग करे और दिल्ली को पहले बैटिंग पे लेके आए, और पहले बैटिंग पे आ गया दिल्ली। तो मुझे नहीं पता, 2 बैटल्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैभव सूर्यवंशी सबको मार चुके हैं, कोई बचा नहीं है। आज स्टार्क आएगा और स्टार्क के सामने वैभव क्या करता है मुझे देखना है। स्टार्क स्विंग ढूंढेगा या फिर बाउंसर पे चला जाएगा पहले ही से, वो एक देखना है वैभव स्टार्क के अगेंस्ट क्या करता है। मैं तो उम्मीद करता हूँ एक अच्छा गेम हो। अगर स्टार्क अच्छा बॉल डाल के आउट करेगा वो भी मज़ा आएगा, अगर वैभव मारेगा स्टार्क को वो भी मज़ा आएगा। ठीक है, हम अच्छा क्रिकेट देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक चीज़ जिसके लिए मेरा फटा हुआ है, इतना मैंने हाइप कर दिया आईपीएल शुरू से पहले, अभिषेक पुरल कह के, और अभिषेक पुरल को खिलाया नहीं। पिछला मैच आया तो मजबूरी में उसको भेजना पड़ा नंबर 7 पे। हो सकता है आज ओपनिंग करेगा अभिषेक पुरल, शायद गलत टाइम पे ओपनिंग करेगा, क्योंकि ओपोनेंट से भाग के आएगा जोफ्रा आर्चर, और जोफ्रा आर्चर एक लेफ्टी के लिए न्यू बॉल के साथ क्या करता है पावर प्ले में सबको पता है। तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। एक बहुत अच्छा बैटल में बहुत एक्सीलेंट देखने के लिए अभिषेक पुरल अगर खेलता है, तो अभिषेक पुरल वर्सेस जोफ्रा आर्चर क्या करता है, भगवान करे अभिषेक पुरल को थोड़ा बचा ले। ठीक है, ये 2 मैचअप होगा।
बाकी समीर रिजवी, उसका एंट्री पॉइंट थोड़ा लेट करना पड़ेगा। अगर जल्दी विकेट गिर रहे तो समीर रिजवी को न्यू बॉल के सामने, पेसर के सामने भेजना बिल्कुल भी लॉजिकल डिसीजन मुझे नहीं लगता। केएल राहुल मुझे लगता है कि इधर से थोड़ा स्लो स्टार्ट करेगा, क्योंकि दिल्ली बहुत गंदे तरीके से फंस चुका है। केएल राहुल इस टीम को थोड़ा बचा सकता है, एक अच्छा सा सेंसिबल स्टार्ट देके, हो सकता है थोड़ा टाइम लेके थोड़ा अच्छा क्रिकेट खेले। राजस्थान वन सेकेंड प्लेइंग टूल में कितना चेंज करेगा आई डोंट नो। संदीप शर्मा फिट है कि नहीं, शायद अभी भी नहीं है। ब्रिजेश या तुषार में से कोई एक खेलेगा, वो हमेशा खेल रहा है। आज मुझे ये देखना है कि क्या रवि बिश्नोई को फिर से ड्रॉप करके यशराज पुंजा को ही खिलाते हैं, और यशराज पुंजा केएल राहुल के सामने कैसा बॉलिंग करेगा और केएल राहुल यशराज पुंजा के सामने कैसे बैटिंग करेगा, वो मुझे देखना है। ये मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैचअप लग रहा है, यशराज पुंजा वर्सेस केएल राहुल। बहुत बहुत हेवी लोडिंग केएल राहुल को करना पड़ेगा, जैसे अगर दिल्ली को जीतना है तो, ठीक है। वंस अगेन रियान पराग बैटिंग फॉर्म बहुत खराब, अक्षर पटेल बैटिंग फॉर्म बहुत खराब। दोनों प्लेयर को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अगर रियान पराग को लगता है कि वे फूक के उनको एक किक मिल रहा है, बैटिंग अच्छा कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ होटल से फूक के आ जाओ, 2-3 फूके खत्म करके आ जाओ खेलने, ठीक है, और फिर बैटिंग अच्छा करो। होटल में फूक के आओ, कोई नहीं देखेगा, आके बैटिंग अच्छा करो, लेकिन बैटिंग अच्छा करना जरूरी है। अक्षर पटेल का भी बैटिंग अच्छा करना जरूरी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ पोरेल, रियान पराग, अक्षर पटेल तीनों बैट्स अच्छा करे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी आरआर के लिए उतना टेंशन की बात है नहीं, अच्छा क्रिकेट खेल रहे तो अच्छा ही करेगा, ठीक है। फिर भी एक फेरेरा के लिए थोड़ा बोलना चाहूँगा, पेसर को बहुत मारते हैं, हमने देखा है, ठीक है। डोनोवन फेरेरा पेसर को बहुत मारता है। अगर मैं दिल्ली हूँ तो मैं शायद, अगर ऐसा लगता है कि नहीं एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, फेरेरा थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आएगा, तो मैं चाहूँगा कि कुलदीप यादव के 2 ओवर, कम से कम 2 ओवर मैं फेरेरा के लिए बचा के रखूँ। क्योंकि फेरेरा जो है पेसर को बहुत अच्छा खेलता है, फिंगर स्पिनर को अच्छा खेल लेता है, लेकिन मिस्ट्री और रिस्ट स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता। तो कुलदीप की गुगली, सिर्फ गुगली डालूंगा मैं, थोड़ा दूर रखूंगा गुगली भी, डाल के फेरेरा को डालने की कोशिश करूंगा, वरना फेरेरा आपके बहुत डेंजरस बैट्समैन हो जाता है। दिल्ली टार्क करेगा तो करेगा अच्छा फेरेरा के सामने, वरना फेरेरा को फंसाने के लिए मैं कुलदीप को यूज़ करना चाहूँगा। बाकी इस मैच पे ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। मैं सच में दिल्ली के लिए मुझे दया आ रहा है, क्या करेंगे लोग, बहुत ही लो कॉन्फिडेंस में होंगे। तो आरआर के लिए एक ईजी चांस होगा, देखते हैं आरआर क्या करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।